हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन से आपको इंतज़ार था। 2025 का पेपर क्लास 10th का विज्ञान में लेकर आई हूँ। इसमें भी हम पहले पेपर की तरह समीक्षा करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। सिर्फ क्यूरीज करवा रही हूँ मैं इसके लिए कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चन आपके टच में रहते हैं कि नहीं। मतलब पूरे 12 महीने पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन आपके ही टच में रहेंगे। देख लीजिए, पेपर 2025 का है। पेपर बहुत ही गंदा है, देख रहे हैं ना। इस पे ध्यान न दीजिए। 824 CL है, यूपी बोर्ड का पेपर है। चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण द्वारा बना किस बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है और बिंब रखा है। मतलब जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बिंब या प्रतिबिंब जो भी होता है, मतलब जो प्रतिबिंब है उसका भी प्रतिबिंब वास्तविक जो है वो बिंब के आकार का है। तो बिंब कहाँ रखा हुआ है, मतलब उस वस्तु को कहाँ रखा गया है। तो इसमें जो आंसर है आपका ये होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है। जब अवतल दर्पण द्वारा बना बिंब प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के आकार का होता है तो वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है। जब फिजिक्स में आपको समझाऊंगी तो ये सब पूरा चलेगा। अभी मैं सिर्फ जैसे मैंने 2026 का पेपर करवाया था ऐसे क्यूरीज करवा रही हूँ कि आप पेपर के टच में रहिए। दूसरा देखिए, पानी से भरे गिलास के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। अगर बड़ा प्रतीत हो रहा है तो इसके लिए अपवर्तन घटना होगी, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे अपवर्तन ही दिया गया है जो मान्य होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, साफ नज़र आ रहा होगा। कोशिश है मेरी पूरी की आवाज़ और क्वेश्चन सब आपको अच्छे से प्राप्त हो। तीसरा देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है। तो क्वेश्चन आप देखिए, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक जो बी नंबर है यही आपका सही है। सामान्य नेत्र के लिए तो आप समझते हैं 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि का जो परास होता है वो अनंत तक होता है। ठीक है। फिर 20 मीटर, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। 20 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से बिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी। इसमें एक फार्मूला लगता है 1/f वाला। मैं आपको क्यूरीज में आपको केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सब करवाऊंगी। इसमें आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। ये आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि कैसे फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, आपको इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 कूलाम प्रति सेकंड। मैंने ये पेपर पहले सॉल्व कर लिया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे तो सॉल्व करना ज़रूरी था। इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का क्या मतलब है कि मैं सॉल्व करके आपको यहीं बताऊं। लेकिन यह है कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो उस समय मैं सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें आपका सुमेल करना है, मतलब मिलाना है। पहला और दूसरा देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोधकता, इसमें सारे मात्रक दिए गए। तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ये सबसे नीचे 4th में लिखा हुआ है, देख लीजिए, ओम मीटर। और फिर विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो आपका होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम को वोल्ट भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो वाट घंटा होता है। वाट घंटा को जूल भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। विद्युत आवेश कूलाम। आपको जो मात्रक दो तरीके से बोले जाते हैं, वाट घंटा या जूल, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, वो आपको सब कुछ लर्न करना है। इसमें जो आपका आंसर होगा ये होगा 1 का 4th, 2 का 3rd, 3 का 2nd, 4 का 1। ये देख लीजिए। फिर आइए 7वां क्वेश्चन, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण है, इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। एक के प्रेरणा के कारण दूसरा चलने लगता है, इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। बताऊंगी, ये बहुत सरल है, आपको जब पूरा पढ़ाया जाएगा। ये केमिस्ट्री मेरा ही पोर्शन आ गया है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देख लीजिए, जैसे आप समीकरण रटकर कितना जाएंगे, कोशिश कराई जाएगी कि रटाया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप चेक करिए, अगर यहाँ पे हम CaO रखते हैं और CO2 के साथ गर्म करते हैं तो CaCO3 नहीं निकलेगा।
और जल भी निकल रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब हम यहाँ पे CaOH के होल ट्वाइस रखेंगे, ये मैंने फार्मूले में आपको बताया कि इसका नाम क्या, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम डालिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप सिर्फ वीडियो देखते ही नहीं हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया है, CaOH के होल ट्वाइस को CO2 के साथ गर्म करेंगे तो CaCO3 निकलेगा, Ca यहाँ से ले लिया जाएगा और यहाँ पे OH 2 करके लिया गया है, तो C और एक O यहाँ से, 2 यहाँ से, तो आपके पास एक बच जाता है और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जल बनाता है। ये देखिए बैलेंस है पूरा, तो आपका आंसर CaOH के होल ट्वाइस होगा। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया Fe, ये S का मतलब है सॉलिड अवस्था में प्लस CuSO4, AQ का मतलब है एक्वाटिक अवस्था में, FeSO4 एक्वाटिक अवस्था में प्लस CuS सॉलिड अवस्था में। देखिए Fe जब आया तो Cu को इसने रिप्लेस कर दिया और खुद इसके स्थान पर आ गया, तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, इसमें मैं हमेशा एक टैगलाइन बोलती हूँ, तेरे आने पर उसका जाना, विस्थापन अभिक्रिया। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया कि कोई आता है और कोई जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये भी मैंने फार्मूले में लिखकर आपको भेजा है, आप चेक कर लीजिए। फार्मूले इसीलिए बताए जाते हैं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में आप फंसे ना। इसका फार्मूला है NaHCO3, नाम साधारण इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं रासायनिक सूत्र, और बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस समय मैं आपको कार्बन ही पढ़ा रही हूँ और मैंने बताया कि कार्बन की बैलेंसी जहाँ 4 मिलेगी वो तो संतृप्त होगा, जहाँ 4 नहीं होगी वो असंतृप्त होगा। तो मैंने तो सॉल्व किया था तो मेरा C2H4 आया है, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका B सही होगा। नाइट्रोजन के D परमाणु अणु में आबंध होता है। मैंने कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध पढ़ाते समय आपको N2 के बारे में करवाया था, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, 3 लिया था, इनके बीच में जो बॉन्ड बना था ट्रिपल था, मतलब त्रिआबंध। मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको मिला होगा। समजातीय श्रेणी, एक ही श्रेणी के सदस्य ढूंढने हैं, इसमें आप मैं चेक करने का तरीका बताती हूँ। आप फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसमें CHO है, इसमें O है, OCH3, ये सेम नहीं है। इसमें COOH है, इसमें CO है, ये भी सेम नहीं है। इसमें सिर्फ C3H8 मतलब एक श्रृंखला है, इसमें OH है। यहाँ आप देख लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये सजातीय श्रेणी के हैं। ओके, चलिए आ जाइए बायो का पोर्शन। इसमें इस साल बहुत सरल आया था, बहुत सरल नहीं कहेंगे, जैसा बच्चों का औसत था वैसा आया था, लेकिन देखिए 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। ये प्रक्रम होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है, तो ये प्रक्रम कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, जो कि ऑप्शंस है नहीं। कोशिका का साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये पेपर जिनका उन्होंने केंद्रक लगाया था ये गलत है। अपोहन संबंधित है, तो अपोहन का मतलब इंग्लिश में अपोहन लिखा था डायलिसिस। जब आपको हिंदी ना समझ आए तो इंग्लिश को भी आप ढूंढ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा सकती हूँ। 15वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, डायलिसिस। आपने डायलिसिस बहुत सुना होगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस होता है, किडनी फेल होने के कारण होता है, और किडनी का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन होता है, तो यहाँ आपका आंसर उत्सर्जन से होगा। वृक्क फेल होने के कारण, किडनी को वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है, तो देखिए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। एंड्रेनलिन ही जंतु हार्मोन्स है, इंसुलिन भी होता है। एंड्रेनलिन जो होता है ये जब आपके पास बहुत प्रबल समस्याएं आ जाती हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो आपको मेंटेन रखता है। 17वां देखिए, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक क्या कहलाती है, ये आपका ऊतक संवर्धन कहलाएगी। ये गलत है जिन्होंने भी किया है। फिर आप देख लीजिए, क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर पारितंत्र का भौतिक कारक है, देखिए इसमें से भौतिक का मतलब होता है ऐसे कारक जो कि मतलब जीव से संबंधित ना हो, तो पौधे भी जीवित अवस्था में, जंतु भी, सूक्ष्म जीव भी, यहाँ ताप टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, तो देख लीजिए शीर्ष मांसाहारी, यहाँ पे शेर आएगा। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।